तो मनमोहन सिंह की कहानी मेरी जुबानी सबको समझ में आ गई थी। चलिए, सो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का हम जिक्र कर रहे थे बच्चों। मैंने इसका आपको रीजन भी बता दिया था, क्या था। 48 और 56 की इकोनॉमिक पॉलिसीज या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में इट वाज एल फॉर लाइसेंसिंग, पी फॉर प्रोहिबिशन एंड क्यू फॉर कोटा सिस्टम। अब आपका एल पी क्यू गॉट कन्वर्टेड इनटू एलपीजी। ये मम्मी को मत बताइएगा, एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, ये होता है। मम्मी वही कान के नीचे दो लगाई कायदे से। ओके, तो दिस एलपीजी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट किचन एलपीजी। चलते हैं आगे। तो लिबरलाइजेशन हम पढ़ चुके थे शायद। देर आफ्टर हम ये भी पढ़ चुके थे बच्चों, नहीं पढ़ा था हमने। चलिए, तो प्राइवेटाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सो गवर्नमेंट ने, ये मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ाऊंगा टू सीबीएसई स्टूडेंट्स। आईसी स्टूडेंट्स 11th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तीन तरह की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने बनाई बच्चों, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ए ऐसी थी विच वर प्राइमरली रिजर्व्ड ओनली बाय गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। शेड्यूल बी की इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो दोनों के लिए थी, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता और पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर भी। एलआईसी भी इंश्योरेंस बेचेगा, एसबीआई भी बेचेगा, एचडीएफसी भी बेचेगा, मैं और आप भी बेच सकते हैं। यूपीएसआरटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी बसेस चलाएगा, हम भी प्राइवेट बस चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। एंड शेड्यूल सी वाज मेनली ऑफ प्राइवेट कंसर्न्स ओनली। तो तीन शेड्यूल में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया। अगेन शेड्यूल ए में चिल्ड्रन, ये मैं 2020 के पहले की बातें आपको बता रहा हूं। रेलवेज पूरा पब्लिक सेक्टर था, डिफेंस पूरा पब्लिक सेक्टर था, एटॉमिक एनर्जी पूरा पब्लिक सेक्टर था, हैवी मेटल्स पूरा पब्लिक सेक्टर था। रेलवे में अब प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया है। अगर किसी का रेलवे का जॉब लगे, बहुत खुश मत होइएगा, हो सकता है दैट रेलवे स्टेशन मस्ट बी मैनेज्ड बाय कंपनीज लाइक अडानी एंड अंबानी। तो आपको कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सब कुछ भी नहीं मिलेंगे। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें खुश रहो। गॉट इट क्लियर। डिफेंस पहले पूरा गवर्नमेंट के हाथ में था, अब गवर्नमेंट जो फॉरेन डील्स करती है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करती है। तो एक तरह प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा कमाने का मौका मिल गया। दूसरा, अभी वडोदरा में लास्ट ईयर टाटा वालों ने, बोइंग नाम है या क्या नाम है कंपनी का, एयरबस, उसके साथ C295 वो एयरप्लेन फाइटर जेट्स बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। तो थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि एज ऑफ टुडे इंडिया में एटॉमिक एनर्जी छोड़ के कोई भी सेक्टर होली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है ही नहीं। और जिस दिन ये एटॉमिक एनर्जी प्राइवेटाइज हो गया ना, आप दीपावली में एटम बम छुड़ाएंगे। छोटे छोटे एटम बम मिलेंगे आपको दिवाली में पटाखों की दुकानों पे। सो ऐसा क्यों किया गया? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है पब्लिक सेक्टर के साथ, अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, उसकी शादी नहीं भी होती ना बच्चों, वो अपने आप को समझने लगता है सरकारी दामाद। क्या समझने लगता है? सरकारी दामाद। अब क्या है, अब तो काम करो चाहे ना करो। थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सरकार का सबसे गंदा डिपार्टमेंट। इन्हीं के एम्प्लॉइज आपके घर में आएंगे और कहेंगे मीटर की सेटिंग करा लीजिए। इज दैट क्लियर? सर इनका क्या फायदा? आपका अगर मान लीजिए 1000 यूनिट्स का कंजम्पशन है पर मंथ, तो ये 500 यूनिट्स का बिल बनाएंगे, बाकी आधे पैसे में आधा पैसा ले जाएंगे। तो 5000 यूनिट्स का पैसा गवर्नमेंट के पास, 250 यूनिट्स का पैसा इनकी जेब में, और आपको अल्टीमेट एडवांटेज कितना होगा? 250 यूनिट्स का। तो सर वो तो मीटर पे तो ऐड होता जाएगा, 2 साल बाद मीटर में आग लगवा देंगे, ये कहेंगे जल गया। बट मीटर की जब टेस्टिंग होगी लैब में, तो वहां पे भी दिखा देंगे डेटा नॉट फाउंड। अल्टीमेट नुकसान किसका है? डिपार्टमेंट का। गवर्नमेंट भी बहुत चतुर है, गवर्नमेंट ने टाटा, रिलायंस ऐसी कंपनीज को ठेका दे दिया कि पूरे शहर का डिस्ट्रीब्यूशन, बिलिंग, कलेक्शन, जनरेशन 3 हिस्सों में बढ़ गया। जनरेशन का काम कौन करेगा? सो कॉल्ड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, या काफी ऐसी कंपनीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का काम हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे लखनऊ में लखनऊ इलेक्ट्रिक स्टेट बोर्ड, इलाहाबाद में इलाहाबाद स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड, इनका काम डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। कलेक्शन का काम कौन करेगा? टाटा एंड रिलायंस। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये चोरी करेंगे? नो। स्टेट बोर्ड बोलेगा हमने 4 करोड़ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है, प्लस माइनस 5% का लॉस मान लेते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बट लोगों के घर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कैरी करने में भी कुछ करंट कंज्यूम होता है। तो आपको हमें 95% रेवेन्यू कलेक्ट करवाना है, इतनी बिलिंग आपको करनी है। तो ये भी अपने यहां एफिशिएंट एम्प्लॉइज रखेंगे, चोर एम्प्लॉइज नहीं रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम क्या था?
20,000 रुपए महीने का एम्प्लॉय रख लिया, वो दिन में 4 घंटे मोहल्ला घूम घूम के बिल बनाए और अगले 4 घंटे ऑफिस में काम करे, तो बेचारे का बर्डन ज्यादा था और कमाई कम थी। ही हैज टू रिजॉर्ट टू चोरी चकारी। पेट जब भरा रहेगा तो बच्चा रोएगा नहीं, ना मम्मी को दांत काटेगा। बचपन में आपने मम्मी खूब स्किन बाइट किया होगा ना, जब आपको भूख लगती थी। बस वही काम यहां तक चला आ रहा है। तो जब प्राइवेट सेक्टर को ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ बिलिंग और कलेक्शन का काम दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का काफी लॉस कम हो गया। और पहले वो चलती थी के टेक्नोलॉजी। कुछ लोग तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को परेशान ही नहीं करते थे, खुद ही तार उड़ा लेते थे। ऐसा हर डिपार्टमेंट था। मैं आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ। 1980s में खूब बदमाशी थी बच्चों। ऑपरेटर टेलीफोन डिपार्टमेंट में बैठती थी आंटी। आप एक लोकल कॉल करते थे कि इस नंबर पे हमको न्यू दिल्ली कनेक्ट कर दो, वो तार निकाल के दूसरे में खोस देती थी। पुराने यूट्यूब वीडियोस में ऐसा आपने डिस्प्ले देखा होगा। और वो घड़ी से नोट करती थी, 12 मिनट आपने बात की, 5 रुपए के हिसाब से आपके कितने पैसे हो गए, 60 रुपए। अब आपने उन आंटी के साथ कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग कर ली कि 12 मिनट की कॉल की जगह रिकॉर्ड दिया जाए सिर्फ 2 मिनट का, तो 5 रुपए के हिसाब से आपका बिल कितना आएगा, 10 रुपए। 10 रुपए आपने आंटी को दे दिया, 40 आप सरकार का पार कर गए। बहुत चोरी होने लग गई। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्या किया जाए, जो टेलीफोन कॉल का मीटर होगा उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए, ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म कर दीजिए उसके अंदर, और वो डिपार्टमेंट के पास लगाओ आपके घर में, या आंटी जी तार नहीं घुसेड़ेगी, चोरी अपने आप खत्म। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी आजकल यही होने लग गया है। प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड। वो मीटर्स जो है प्रीपेड, वो बेसिकली इंटरनेट कनेक्टेड हो गए हैं, तो आप कोई चोरी सेटिंग उसमें कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम से कम 24 घंटे में आजकल 22.5 घंटे आपको मिल रही है, बत्ती 23 घंटा मिल रही है। सबसे ज्यादा चोरी हुआ करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और वो चोरी पूरी तरह से रुक गई। 30% कंपनीज को बिल मिला करता था, 70% इलेक्ट्रिसिटी की चोरी थी। यही 30% वाले बेचारे इन 70% का बिल भरते थे। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू बी वेरी 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 एक्सपेंसिव। और पिछले, मेरे को तो शायद याद है, 6-7 साल से इलेक्ट्रिसिटी का फेयर ज्यादा बढ़ा ही नहीं है। जो 5 साल पहले यूनिट चार्ज था मैक्सिमम 7.5 रुपए 7 रुपए, आज भी गवर्नमेंट वही ले रही है आपसे। क्यों? क्योंकि चोरी वाले लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, उनसे रेवेन्यू मिलता नहीं था, गवर्नमेंट वो भी आपसे वसूलती थी, अब उनसे पैसा मिलने लग गया, तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट बढ़ गया। अंडरस्टूड व्हाई देयर इज अ ग्रेटर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर चिल्ड्रन? समझ गए? सेम इन द केस ऑफ टिकटिंग एज वेल। IRCTC किसी जमाने में इंडियन रेलवेज का दामाद था। यहां के एम्प्लॉइज अव्वल दर्जे के कामचोर हुआ करते थे, ठीक से काम ही नहीं करते थे। जब 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई, इन्होंने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को एक टूक बोल दिया, वी विल कवर अप ओनली 30% ऑफ योर सो कॉल्ड रेवेन्यू। बाकी का 70% आपको अपने एफर्ट से खुद जनरेट करना है। नहीं कर सकते, दुकान बंद कर दीजिए, हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन, किसी जमाने में सीबीएसई की बोर्ड फीस 550 रुपए हुआ करती थी, और आज 2550 रुपए हो गई है। क्योंकि पहले 550 रुपए जब आप बोर्ड फीस 12th में देते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, सरकार का खर्चा 900 रुपए पर स्टूडेंट हुआ करता था। समझ में आ गया? जो खर्चा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ के कितना हो गया, 1500। गवर्नमेंट कितना टैक्स में से मैनेज करेगी? एंड गवर्नमेंट नोज। मेरे को याद है 2016 या 17 की पी चिदम्बरम, अरे सॉरी, अरुण जेटली साहब की बजटरी स्पीच थी। उन्होंने बोला पिछले 1 साल में इंडिया में जितने टैक्स पेयर्स नहीं बढ़े, उतने ज्यादा कार ओनर्स बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब ये था उनका कि जो कार खरीद सकता है वो टैक्स भी दे सकता है। तो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, वो सिर्फ टैक्स की चोरी करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने कोविड के बाद बच्चों सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट रेलवेज में पूरी तरह से खत्म कर दिया। अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स लिमिट थी। ये टैक्स लिमिट 2014 के बाद आज तक कभी बढ़ी ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि इन लोगों को टैक्स में छूट की जरूरत नहीं है, लेट देम पे टैक्स। तो 2014 में जो इंसान साल का 10,000 टैक्स देता था बच्चों, आज वो सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। और यही रीजन है जो आपको इतने बढ़िया रोड्स मिल रहे हैं, इतने बढ़िया हाईवेज मिल रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल रही है। समझ में आ गया? तो देश की उन्नति में टैक्स हमेशा आप लोग पे करें। मैं तो पे करता ही हूँ, खैर आप लोग भी पे करें। नहीं, जहां रोड एक्चुअली मेंटेन होनी चाहिए वहां भी मेंटेन हो रही है। अंजलि जी बात कर रही है सर गांव में रोड मेंटेन नहीं हो रही। गांव में किसी के पास लैंड रोवर क्रूजर नहीं है,
शहर में होती रहती है, वेयर एंड टेयर भी तो ज्यादा होता है। समझ में आ गया? शहर में लोग 2 पहिया गाड़ी चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है, लाइसेंस बनाने की फीस लगभग आजकल 5,000 हो गई है, तो आप तो सरकार को 5,000 का चूना लगा गाड़ी चला रहे हैं ना, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि रोड मिल जाए मेरे को। तो हिंदुस्तान में हर इंसान की आदत बड़ी गंदी है, दे नीड टू पे नथिंग बट दे वॉन्ट एवरीथिंग। हर चीज उनको कैसे मिल जाए? फ्री मिल जाए बस। समझ में आ गया? तो जितने भी 16-17 साल के बच्चे हमारे देश में हैं, लाइसेंस तो प्रैक्टिकली होता ही नहीं उनका, क्योंकि एक्टिवा गाड़ी जो कहते हैं ना कि नॉन गियर्ड गाड़ी है तो चला सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 100 सीसी, दैट्स इट। 125 सीसी नहीं, सॉरी 100 नहीं, 75 सीसी। सिर्फ 75 सीसी तक की गाड़ी चलाने के लिए 16 साल से ऊपर का बच्चा परमिटेड है। ये सारी एक्टिवा 98-99 सीसी की होती है। तो आप तो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो, आपने सरकार को लाइसेंस की फीस भी नहीं दी है, तो क्यों आपके लिए रोड बनाएगी सरकार? समझ में आ गया? आपको तो खुद चढ़ाई बिछा बिछा के रोड बनानी चाहिए अपनी, तो क्यों आप सरकार से उम्मीद लगा के बैठे भाई? सो एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की एकदम कम थी। अव्वल दर्जे के काम चोर काम करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको जॉब जाने का खतरा था ही नहीं। दे हैड फुल अमाउंट ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो भैया जब जॉब सिक्योरिटी किसी को मिल जाएगी तो लोग काम करेंगे नहीं। तो जब गवर्नमेंट ने किक आउट करना स्टार्ट किया एम्प्लॉयज को, वॉलंटरी रिटायरमेंट देना स्टार्ट किया, लोगों की बुद्धि खुली, और उसके बाद ये आईआरसीटीसी वगैरह सारे गवर्नमेंट एजेंसीज बड़े इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा जो काम नहीं करेगा हम क्या कर देंगे उसको? डिसइन्वेस्टमेंट। आपने बच्चों एयर इंडिया का नाम सुना है? किसी जमाने में ये टाटास की ही हुआ करती थी, 82 वगैरह के आसपास। इंदिरा गांधी जी ने टाटास को बोला भाई देश अभी इतना प्रॉस्पर नहीं हुआ कि अपनी एयरलाइन लॉन्च कर पाए, तो प्लीज सो कॉल्ड गिव दिस एयरलाइन टू द कंट्री। तो टाटास ने उनको दान कर दी थी। अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई इट वाज सोल्ड बैक अगेन टू टाटास। रिसेंटली एलआईसी ने भी अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी स्टार्ट की है। व्हाट इज दिस? इट इज डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। तो जो प्रॉफिटेबल कंपनीज है उनको नहीं बेचते, जो लॉस वाली है उनको बेचते हैं। कभी आपने सुना है कि भारत सरकार इंडियन रेलवेज बेचना चाहती है? बहुत प्रॉफिट इंडियन रेलवेज में। सिर्फ अपने टिकट में एक झूठ लिखते हैं, इंडियन रेलवेज रिकवर्स ओनली 57% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। अव्वल दर्जे का झूठ है, वो लिखा होना चाहिए 570% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। एक जीरो मिसिंग है वहां पे। सुपर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, पुरानी डेट्स इतनी रीपे करनी है जो प्रॉफिट देखने में नजर नहीं आता, बट रियलिटी में दे हैव सुपर प्रॉफिट। वंदे भारत ट्रेन हर जगह चल रही है, 96.8 करोड़ लागत है एक वंदे भारत की चल रही है। 4 महीने के अंदर ट्रेन का पूरा पैसा निकल आता है, 3 गुना टिकट का प्राइस वसूलते हैं। बुड्ढों बुढ़ियों को मतलब सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट देना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो मैं तो कहता हूं भारत सरकार को नुकसान है रेलवेज में, लाओ मेरे बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूं, 100 रुपए पर डे के हिसाब से ईएमआई लेते रहना मेरे से। तो सो कॉल्ड इनको कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ बकवास करते हैं। अंडरस्टूड दिस? क्यों जरूरत पड़ी प्राइवेटाइजेशन की, ये भी क्लियर हो गया? चलिए झटपट इसको लिख लिया, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चलिए तो कहानी समझ में आ गई, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत देश में क्यों है बच्चों? पक्का? चलिए देन वी हैव ग्लोबलाइजेशन। एक इस पर छोटा सा मजाक भी करूंगा मैं आपके साथ। आईसीएससी 10th के पेपर में, सॉरी आईएससी 12th के पेपर में बच्चों 2002 में एक बार इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा गया, 1 नंबर 2 नंबर का शॉर्ट आंसर, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा था, इंक्रीज इन ग्लोबल टूरिज्म इज ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें एक्सपोर्ट का, ज्यादा से ज्यादा वो चीज देश में ही बना ले जिसे हम इंपोर्ट किया करते थे। सो मिक्सिंग द फॉरेन कल्चर विद इंडियन कल्चर और इंडियन कल्चर विद फॉरेन कल्चर, प्रमोटिंग ट्रेड अमंग नेशंस विच इज प्रॉफिटेबल फॉर द कंट्री जो ऐसा चाहती है चिल्ड्रन, यही प्रैक्टिकली इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्लोबलाइजेशन। आपने बच्चों हार्वर्ड का नाम सुना होगा, आपने कैम्ब्रिज का नाम सुना होगा, आपने ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड फेम की। हमारा आईआईएम और हमारा आईआईटीज भी कुछ कम नहीं है, बट अगेन बच्चों बड़े महंगे हैं हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड। और मैं आपको इनकी असलियत बताता हूं, ये जिन कंट्रीज में लोकेटेड हैं बच्चों, यहाँ की जनसंख्या इसमें बहुत कम जाती है पढ़ने। उसका रीजन है कि उन कंट्रीज में 12th क्लास तक की एजुकेशन इज ऑलमोस्ट फ्री। इंडिया के बेस्ट स्कूल में जो एजुकेशन आपको मिलती होगी उससे भी अच्छी एजुकेशन विदेशी स्कूलों में फ्री दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है,
और सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए एजुकेशन पे बहुत ज्यादा है। हमारा तो 3.8% सरकार खर्च करती है, 6% सोच रही है खर्च करने को पिछले 25 साल से। इज दैट क्लियर? उसके बाद की जो एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में है वो कुछ गिने चुने लोगों की किस्मत में होती है। यू वोंट फाइंड मेजोरिटी अमेरिकन और मेजोरिटी एनी कंट्री में जो आपको नजर आएगा कि ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी है, बट उनकी 12th क्लास की एजुकेशन इतनी स्किलफुली डेवलप्ड होती है कि वो ठीक ठाक स्टार्टअप वगैरह कुछ कर लेते हैं। बट अगेन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पे मेजोरिटी पढ़ने कौन जाते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे रईस देशों के, मतलब गरीब देशों के रईस देशों में पढ़ने वाले बच्चे। खूब चिंकी लोग आपको वहां नजर आएंगे अमेरिका में। अभी चिंकी कौन है सर? चाइनीज, इनको वहां पे चिंकी बोला जाता है। गॉट इट क्लियर? तो आप डेटा सर्व कर लीजिए हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में सो कॉल्ड कितने लोग यूएस के पढ़ेंगे या कहां पढ़े, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस की नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां जाके इनका जो एकेडमिक प्रोफाइल है वो बहुत भयंकर बूस्ट करता है। वहां के लोग भी तेज हैं, गधे नहीं होते, हाँ थोड़े से गवार होते हैं। उनको अगर पान की दुकान पे भी जाना होगा ना, गूगल मैप चलाएंगे। हमारे वाले तो पूरा मोहल्ला ऐसे ही जानते हैं। तो थोड़े से इंडियन ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं प्रैक्टिकली, पैसा थोड़ा कम होता है बस उनके पास। तो मैक्सिमम बच्चे आपको इन कंट्रीज के वहां नजर आएंगे, वहां जाके बहुत अच्छा करते हैं। जैसे सुंदर पिचाई ले लीजिए या वो ऋषि सुनक जी को आप ले लीजिए, तो दे डू वेल बेसिकली। व्हाट इट क्लियर? बस सिर्फ एक्सपोजर मिलने की जरूरत है। तो अब इन इंस्टीट्यूशंस को लग क्या रहा है कि भाई आईआईएम और आईआईटीज में अराउंड बच्चों 10 लाख रुपए इंजीनियरिंग की फीस है 4 साल की। आईएम्स अराउंड 20 से 25 लाख, कुछ 30 लाख पे भी होंगे खैर। बट कैम्ब्रिज हार्वर्ड में पढ़ने के लिए तो भैया कम से कम आपको फूडिंग लॉजिंग के साथ कितना चाहिए? 1 करोड़। ये मैं शायद पुराना डेटा आपको बता रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होगा। व्हाट इट क्लियर? बट अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो इट इज ऑल फ्री, चाहे यहां पढ़ो चाहे वहां पढ़ो। बट स्टिल इनकी दुकानदारी चौपट हो रही है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज बड़ा कस्टमर बेस ढूंढती हैं बिजनेस करने के लिए, और वो इंडिया और चाइना के अलावा कहीं पे नहीं मिलेगा। तो बिजनेस करने के लिए वो इंडिया आती हैं। वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट सोचती है कि यूएस से अगर किसी को लाद के लाएंगे तो तनख्वाह मांगेगा इंडिया में $10 लाख। कितना? $10 लाख। किसी इंडियन को पकड़ लेना, वो $1 लाख में काम कर देगा इंडिया के अंदर। 85 लाख रुपए इंडियन पूरे खानदान ने इतनी तनख्वाह कभी ना देखी होगी। कहीं अरे आधे में कर देंगे, ऐसी क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो वो तो राजी हो जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है चलो इंडिया से हायर करते हैं। कैपेबिलिटी भाई आईएम्स की भी और आईटीज की भी कुछ कम नहीं होती है। तो अब इनकी दुकानदारी चौपट हो रही है। सो अब यहाँ पे इंडिया में आईटीज और आईएम्स में इनके सो कॉल्ड फ्रेंचाइज सेंटर्स एक तरह से खुल जाएंगे। प्रोफेसर लेक्चर हार्वर्ड में देगा, 30 स्टूडेंट्स उसी लेक्चर को इंडिया में आईएम के आईटीज के क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे। हार्वर्ड में पढ़ने की लिविंग कॉस्ट वगैरह सब मिला के अगर 1 करोड़ है, इंडिया में यू नीड टू पे ओनली 10 लाख। समझ में आ गया? और हार्वर्ड को इसमें से हम दे देंगे सिर्फ 2 लाख, तो 8 लाख रुपए इंडिया में ही रहेगा। और आईएम जो बच्चे नहीं जा पाते वो एटलीस्ट इस तरह का डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एक इक्विवेलेंट बेस्ट इंस्टीट्यूट से कर लेंगे। तो ये चल रहा है कंट्री में काफी, 2-4-5 साल में और तेज हो जाएगा बेसिकली। सो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन एफर्ट ही है चिल्ड्रन। दवाई पूरे कोविड की हर दुनिया ने बनाई। चाइनीज दवाई तो आप जानते हैं कितनी इफेक्टिव है। सिर्फ उनका एक कोविड वायरस ऐसा था जो इफेक्टिव था, बाकी सब कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ। रशिया वाली दवाई भी आप जानते हैं, स्प्यूटनिक, वैसे फूट गई पूरी की पूरी। इंडिया वाली चल गई, वैसे गलत न्यूज है, इंडिया वाली दवाई नहीं चली। वो जो पप्पू हलवाई के सड़े तेल के छोले भटूरे और मुन्ना हलवाई के सो कॉल्ड नाली के पानी से बनी चटनी खाई थी ना, बस वही कोविड से बचा के रखी है। ये दवाई वही सब भ्रम है बेसिकली। तो इसलिए समोसा चटनी सब खाते रहे आप लोग। तो अंडरस्टूड बच्चों व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सो क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटी, कृपया करके इसको इंटरनेट का नेटवर्क ना समझ लें। इट इज नॉट इवन सोशल नेटवर्क, इट इज बिजनेस नेटवर्क एंड एक्टिविटीज टू गो बियॉन्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। मेरे एक फ्रेंड है, उनको कोविड टाइम में ऑफर आया था डीपीएस दुबई में पढ़ाने का। तो उन्होंने सोचा इंडिया में तो स्कूल ठीक से उनको सैलरी दे नहीं रहा था, चलो दुबई चलते हैं। बट दे सेड कि अभी आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है, अभी आप 2 इयर्स इंडिया से ही ऑनलाइन पढ़ाइए। डेली बच्चों को 40-40 मिनट के 2 लेक्चर लेने होते थे और 45,000 रुपीज पर मंथ इंडियन करेंसी में उनको सैलरी मिलती थी। 3 महीने बाद उनका स्कूल भी ठीक ठाक सैलरी देने लग गया। बढ़िया है। तो आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि भाई वहां के टीचर्स भी बहुत महंगे होंगे, क्योंकि डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस।
और वो बिजनेस कंडीशन सॉरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमको सूट नहीं करती हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट दुबई में है और उसको मेरी क्लास ज्वाइन करनी है और मैं बोलूं कि भाई तुम्हारी फीस होगी लेटर से 2000 रुपीज पर मंथ, वो अपने पापा को कहेगा तुरंत क्लास ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि दुबई में सो कॉल्ड टीचर मिला है जो 100 दिरहम मांग रहा है। कितना? 100 दिरहम भी 2000 ही होता है। बट अगर वो टीचर 200 दिरहम मांगेगा तो मैं तो 50% उसको पढ़ा रहा हूँ। वेल कैच स्टूडेंट्स और नॉट। समझ में आ गया? अमेरिका में कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, वहां पे टीचर कह रहा है आई चार्ज $100। इंडियन करेंसी में कितना हो गया बच्चों? 8,500 रुपए। मैं कह रहा हूँ 4,000 रुपए दे तो मैं पढ़ा दूंगा। तो किसका धंधा पानी चौपट कर रहे हैं हम लोग? वहां का। वहां पे आपके मौसा जी ने कनाडा में प्रॉपर्टी खरीदी, एडवोकेट कह रहा है $10,000 लेंगे कागज बनाने का। $10,000 पता है कितना होता है बच्चों? 8.5 लाख रुपये। और आप इंडिया में लॉयर हैं, हम 1 लाख में काम कर देंगे। इंडिया में तो हम 20,000 में काम कर लेते हैं। तो इसीलिए उन सब देशों का धंधा हम हिंदुस्तानी चौपट करने की कगार पे आ चुके हैं। और वो एडेप्टेबल थ्योरी आपको बताई थी, वी आर हाईली एडेप्टेबल, तो उनकी भाषा भी हमको समझ में आ जाती है। हमारा तो रिक्शे वाला भी बोलता है हेलो भाभी जी कहाँ है बताइए। अंडरस्टैंडिंग। और ग्लोबलाइजेशन के लिए चाइना के बाद इंडिया इज द ओनली प्रेफर्ड इकोनॉमी। व्हाई वर्ल्ड वाइड? बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। सर इंग्लैंड से भी ज्यादा? अरे उनकी तो पॉपुलेशन मोहल्ला बराबर है, हमारी तो 141 करोड़ है। चाहे इंग्लिश के पेपर में नंबर ना ला पाए हमारा बच्चा, बोलता है एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी है। हाँ दे ऑल्सो नो। समझ में आ गया? मेरी बेटी तो मतलब पहले बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी, एकदम अमेरिकन एक्सेंट था उसका, स्कूल ज्वाइन कर लिया तो इंडियन हो गया। समझ में आ गया? गॉट इट क्लियर? नहीं समझ में आया? मेरा भाई है, अब वो यूएस में है, सैन फ्रांसिस्को में। जब तक इलाहाबाद में था प्योर इलाहाबादी बोलता था, इंग्लिश मीडियम पढ़ा था पूरा, अच्छा था पढ़ने में, इंग्लिश में भी 80-90 नंबर, प्योर इलाहाबादी, प्योर एकदम। मैं वो शब्द अभी यूज कर नहीं सकता एज अ टीचर, प्योर इलाहाबादी। अब यूएस रह रहा है पिछले 10-12 साल से। यू कांट इमेजिन हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। उसका एक्सेंट ही एकदम बदल गया। मतलब आलू के पकौड़े से समझ लीजिए वो पास्ता इन व्हाइट अराबिटा सॉस हो गया, इतना फर्क आ गया। वो सबके अंदर आ जाता है। आप अभी चले जाइए सो कॉल्ड मुंबई और रह लीजिए 2-3 साल, आपकी हिंदी भी एकदम अड़ा करके बोलने वाली हो जाएगी। गुजरात चले जाइए आप, ऐसी हिंदी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। वो एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, खैर जैसा आप सुनेंगे वैसा ही आप बोलेंगे। सो इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग वेरियस नेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। तो अभी मोदी जी घूमते टहलते रहते हैं ना, मेरे को कहते हैं साथ चलो मेरे साथ चलो मेरे, मैंने क्लास कैसे लूंगा? कह रहे ऑनलाइन। मैंने कहा नहीं, हर बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ता ना, कुछ ऑफलाइन भी है। तो वो क्यों इतना घूमते टहलते रहते हैं? ताकि ग्लोबल रिलेशंस उनके बढ़िया हो। सेल्समैन की तरह काम करता है हमारा नेता। समझ में आ गया? दूसरे देश जाते हैं, धंधा पानी लेके आते हैं, वहां जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे तो और भयंकर लोग छोड़ रहे हैं, मोदी जितना बोल गया उससे भी ज्यादा छोड़ू टाइप के लोग हैं यहाँ पे। व्हाट इट क्लियर? जस्ट अ जोक चिल्ड्रन। बट देन टू अगर ऐसे लीडर्स होंगे तभी देश तरक्की करता है प्रैक्टिकली। समझ में आ गया? अभी होता है ना 2 दिन की विदेश यात्रा पे सौरभ सर जो बिडेन से मिलने गए, जो बिडेन 4 दिन की विदेश यात्रा पे प्रयागराज सिटी चले आए। तो इसीलिए इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे स्ट्रॉन्ग हो। डन भाई? तो गवर्नमेंट जब पॉलिसी चेंज करती है तो बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है? आपने बच्चों ये नाम तो सुना ही होगा, शाहिद कपूर जी का। एक मूवी आई थी शाहिद कपूर जी की, बदमाश कंपनी। पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी। मैं तो खैर बहुत फॉन्ड ऑफ हूं मूवी देखने का, चाहे सवेरे 8 बजे क्लास हो तब भी 4 बजे तक मूवी जरूर देखता हूं। काफी एग्जाम्पल मिलते हैं पढ़ाने के लिए। तो इनका बिजनेस मेंटालिटी क्या थी? दे यूज टू डील इन स्मगलिंग। डील इन स्मगलिंग। समझ में आ गया? डील इन स्मगलिंग। हर वो चीज एक देश से दूसरे देश में स्मगल की जाती है जिस पे बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चों? टैक्स। किसी जमाने में फॉरेन कंट्रीज से इंडिया नाइकी, एडिडास, कालीदास के शूज आया करते थे। समझ में आ गया? और बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी थी। भाई देश को पैसा कमाना था तो कैसे कमाएंगे? इंपोर्ट ड्यूटी लगा के। कार्स पे तो आज भी लगभग 150-200% की इंपोर्ट ड्यूटी है। 10 लाख रुपए की गाड़ी अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो इंडिया में 30 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी आपको। कार को तो चोरी करके लाना पॉसिबल है नहीं, बट 5 जोड़ी जूता तो अटैची के अंदर आप रख ही सकते हैं। तो काफी स्मगलिंग हुआ करती थी इन चीजों की। 1991 की पॉलिसी में मनमोहन सिंह जी टीवी पे आए और बोले
कि हमने शूज पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी, इनका धंधा चौपट। क्योंकि जब शूज पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी तो क्या स्मगलिंग की जरूरत पड़ेगी? उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई भी लेके आ सकता है। इसी तरह से दुबई में बच्चों जो एलईडी टीवी इंडिया में किसी जमाने में 30 से 31 हजार रुपए के थे, यू वोंट इमेजिन, लोग दुबई से 15 हजार में इसको लेके आते थे, स्मगल्ड। स्मगल्ड मतलब 4 लोग की फैमिली घूमने गई, 2 एलईडी टीवी अपने साथ ले आए। ऑफिसर अगर पूछेगा तो भाई अपने घर के लिए लाए हैं। एक्चुअली एक अपने घर के लिए होता था और एक 15 हजार का टीवी आप 25 हजार में किसी को बेचते थे। इज दैट क्लियर? तब भी उस इंसान को कितना सस्ता मिल गया टीवी? 6000 का। है तो स्मगल्ड, बट क्योंकि बहुत लॉट में नहीं आ रहा तो भाई चोरी की डेफिनेशन में वो आया नहीं। तो गवर्नमेंट को काफी नुकसान होने लग गया। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, अपनी कंट्री में एलईडी टीवी के इंपोर्ट पे बैन लगाते हैं, और इंडिया में जो एलईडी टीवी पे टैक्सेस हैं उसको कैसे कम करेंगे। एक एवरेज हाउस होल्ड 32 इंच का ही टीवी खरीदता है, इस पे 5% टैक्स लगा दो, और जो बड़े टीवी हैं लग्जरी जिसको माना जाता है उस पर 18 और 28 कर दो। समझ में आएगा? तो बड़े टीवी ढेर सारे अगर इंपोर्ट करके लाएंगे तो लोग देखेंगे, नजर आएंगे, तो हम उसको कस्टम्स में जब्त कर लेंगे। छोटा वाला तो यही समझ हो गया, मतलब यही असेंबल हो गया, यही बन गया, तो दुबई से टीवी आने भी कंट्री में बंद हो गए। तो जब जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में चेंज करती है, बिजनेस में देयर साउंड्स अ ग्रेट इंपैक्ट। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक डेटा देखा, चाइना से आने वाला आईटी इंपोर्ट का सामान 65% लैपटॉप्स को कॉन्स्टिट्यूट करता था। तो इंडिया में अश्वनी वैष्णव जी ने, आईटी मिनिस्टर जो हैं, जब चिप मेकिंग प्लांट लगवा दिया तो सारी कंपनीज को बोला नाउ यू आर नॉट अलाउड टू इंपोर्ट लैपटॉप्स एंड ब्रांड इट इन इंडिया। तो पहले वो जो मदरबोर्ड होता था वो इंडिया में आता था और यहाँ असेंबल होता था। अब जब से चिप मेकिंग यहाँ स्टार्ट हो गई है तो मदरबोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ स्टार्ट है। तो ऑल द कंपनीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि आप लैपटॉप के लिए कोई भी स्पेयर पार्ट विदेश से नहीं खरीदेंगे, आपको यहीं से खरीदना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो दिस इज समवॉट कॉल्ड एज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। हेडिंग आई होप सो सबने लिख ली बच्चों? चलिए, तो इसके कुछ पॉइंट्स है बच्चों, पहले लिख लीजिए फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। सबसे बड़ा थ्रेट हमारी कंट्री को लोकल बिजनेसमैन से नहीं होता है बच्चों, किससे होता है? मल्टीनेशनल से। आई टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। सैमसंग का मोबाइल फोन है बच्चों, सो कॉल्ड रुपए 20,000 का, और अपना वो जानते होंगे अब कंपनी बंद हो गई, माइक्रोमैक्स 16,000 का। क्लेम है कि जो सैमसंग 20 में देगा वो हम आपको 16,000 में देंगे। स्टार्टिंग में लोगों ने खरीदा, 2 बार फोन गिरा, स्क्रीन टूट गई। सैमसंग वाले से तो हस्बैंड वाइफ लड़ भी लिए तब भी कुछ ना हुआ। समझ में आ गया? क्या दूसरी बार आप माइक्रोमैक्स खरीदेंगे? नो, क्योंकि इंडियन बिजनेसमैन हमेशा इंडियन कस्टमर्स को गरीब समझते हैं, हमेशा गरीब, इनकी हैसियत नहीं है महंगा सामान खरीदने की। ये बहुत बड़ा फ्लॉ था इंडियन इकोनॉमी में, तभी काफी हद तक मारुति अपनी सस्ती गाड़ियां इंडिया में बेचता रहा और महंगी गाड़ियां नहीं बेची, और उनकी ब्रांड आइडेंटिटी एक चीप कार की आज बन के रह गई है। जिसको भी 5-6 लाख तक की कार खरीदनी होती है बस वही मारुति खरीदता है, क्योंकि उसमें दूसरी कार का कोई चॉइस नहीं है। जिसको 10-12 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदनी होती है उसके बाद बहुत वाइड चॉइस है, फिर वहां पे मारुति का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्या आप माइक्रोमैक्स का फोन दोबारा खरीदेंगे बच्चों? नो। तो एक्चुअली हमारा जो एमएनसी है उससे हमको थ्रेट नहीं था, हमने अपने आप को ही बकवास साबित कर दिया। गॉट इट क्लियर? यू गो टू मैकडॉनल्ड्स, साफ सफाई भयंकर नजर आती है, और आप किसी लोकल छाप ढाबे या रेस्टोरेंट में चले जाइए, पता नहीं वो पोछा कितने साल पहले धुला गया था, 2 दिन पहले भी जो लोग खाना खा के गए थे उसका फ्रेग्रेंस उस पोछे में है। समझ में गया? टेबल पोछा तो पता लग गया कि पिछली बार इससे क्या पोछा गया था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हिंदुस्तान में गंदगी का है, इसीलिए मोदी कह रहे स्वच्छ भारत अभियान। चश्मा बनाया गांधी जी का, एक में लिखा भारत एक में सरकार। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो प्रॉब्लम इन इंडिया इज इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब वो नहीं जो लोग नौकरी करते हैं, कंपनी प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बेचती है, जब सर्विसिंग की बात आती है अपने पिताजी का नौकर समझ लेते हैं। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं बच्चों। 2018 आई बॉट अ न्यू कार फ्रॉम लखनऊ केटीएल मोटर्स। कंपटीशन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, लखनऊ का केटीएल मोटर मेरे को गाड़ी बेचने के लिए 200 किलोमीटर 4 लोग इलाहाबाद चले आए डील फाइनलाइज करने के लिए, और इलाहाबाद के लोकल डीलर से आई गॉट अ कार अराउंड 35,000 रुपीज चीपर। Got it clear? When I went for the first servicing, they told me your car would be serviced for free, second free, third free, fourth servicing का मेरा उन्होंने एस्टिमेट पता है बच्चों कितने का बनाया? 7,800 रुपए का।
मैंने कहा इतना ज्यादा महंगा पैसा लगता है सर्विसिंग का, इससे अच्छा तो मेरी ऑल्टो ही थी, 2-2.5-3 हजार में सर्विस हो जाती थी, मेरी मत मारी गई थी, मैंने गाड़ी खरीद ली। तो कह रहे हैं सर अब महंगी गाड़ी है। अच्छा भैया ठीक है। देन आई वेंट टू द मैकेनिक। मेरी आदत है थोड़ा मैकेनिक को परेशान करके गाड़ी सर्विस कराने की, कि देखूं सब क्या चल रहा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। कह रहे सर इंजन ऑयल कौन सा डलवाएंगे, बस यहीं पे फंस गया वो। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय कौन सा डलवाएंगे, क्या इंजन ऑयल वो किसान फ्रूट जैम और इस तरह से है क्या? कह रहे नहीं सर, दो तरह के होते हैं, एक 3200 का है, एक 1200 का है। मैंने कहा डालो 1200 वाला। कह रहे बट सर आपके जो कागज है ना उसमें 3200 वाला मेंशन है। मैंने कहा फर्क क्या है दोनों में? कह रहा सर ये सिंथेटिक है और ये नॉर्मल है। मैंने कहा साड़ी वाड़ी साथ में जाएगी क्या सिंथेटिक की? तो फिर भाई आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली ऑफ ऑटोमोबाइल्स ओनली, तो आई कॉल्ड माय अंकल। मैंने कहा सिंथेटिक ले लें? कह रहे क्या करोगे सिंथेटिक डलवा के? सिंथेटिक इंजन ऑयल इज रिक्वायर्ड फॉर दोज व्हीकल्स जो हाई एल्टीट्यूड पे चलती हैं, जो काफी ज्यादा रनिंग होती है। हमारी तो गाड़ी महीने में 20 किलोमीटर नहीं चलती, तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैंने उससे बोला नहीं, आई गो फॉर 1201। तो 7800 में कितना कम हो गया बच्चों? 2000। अब कितनी कॉस्ट आई? 5800। फिर बिल में ऐड किया गया था 550 रुपए पीपी किट का। कोविड के बाद से कंपनीज ने एक स्टैंडर्ड बना दिया। मैंने कहा हु द हेल इज वेयरिंग पीपी किट इन योर सर्विस सेंटर, जस्ट शो मी। सब वही टी शर्ट निक्कर पहन के सर्विसिंग कर रहे थे। कह रहा सर वो स्टैंडर्ड है। मैंने पहना कौन है पीपी किट, पहले ये बताओ। तो 550 का 600 इसका लेस हो गया, कितना हुआ? 5200। मैंने कहा ये 400 रुपए किस चीज का है? कह रहा सर ये एसी फिल्टर का है। मैंने कहा मेरी गाड़ी 3000 किलोमीटर चली नहीं, एसी फिल्टर कहाँ से खराब होगा, निकालो उसको जरा। निकाला, फिर हवा मारा, एकदम सही हो गया, 400 उसका भी कट गया। कटते कटाते लास्ट में पता है क्या कह रहा है? मैंने कहा 250 किस चीज का है? कह रहा सर वो हिंज होता है दरवाजे का, उसमें ग्रीस नहीं लगती, स्प्रे लगता है। मैंने कहा अच्छा वही जो गन में यूज होता है? कह रहा हाँ। मैंने कहा मेरे अंकल पुलिस में, वो घर पे रखा है स्प्रे। तो समझिए इनके घर में अंकल है पुलिस में, स्प्रे रखा तो गन भी होगी। कह रहा सर हम काट देते हैं, ऐसी क्या बात है? समझ में आ गया, वो भी कट गया। गाड़ी सर्विस होके बाहर निकली तो मैंने 50 रुपए उसको दिए। मैंने कहा हमारी गाड़ी में स्प्रे नहीं मारोगे? कह नहीं सर तो सबकी गाड़ी में करना है। वो स्प्रे भी डाल दिया उसने। तो बच्चों सब कट कटा के 2-2.5-3 हजार रुपए मैंने दिया, मैं गाड़ी सर्विस करा के ले आया। ऐसे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। तो क्यों ना कोई मल्टीनेशनल सर्विस सेंटर इंडिया में खुलेगा और इस तरह से कस्टमर सपोर्टिव बात करेगा। तो यहाँ पे कस्टमर को पता है कैसे समझाता है? तौलिया धुलने के बाद जब निचोड़ते ये कस्टमर है, यहाँ पे कस्टमर को ऐसा समझा जाता है। गॉट इट क्लियर? तो यहाँ बेसिकली सर्विस का बड़ा प्रॉब्लम है, ये हर सेक्टर में है। टीचिंग कम्युनिटी के साथ है, एडवोकेट के साथ है, लैंडलॉर्ड और रेंट के साथ भी है। जब किराएदार मकान खाली करता है ना, तुमने ये तोड़ा है, ये कील लगाया है, अरे तो घड़ी अपने मुंह पे टांगूंगा मैं, भाई इतना वेर एंड टेयर तो हो नहीं, हम तो पैसा काटेंगे तुम्हारा। अंडरस्टैंडिंग? बड़े चोर टाइप के लोग हैं हिंदुस्तान में। चलते हैं आगे बच्चों। रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट। मैंने आपको अभी बताया था ना कि गवर्नमेंट ने बोला हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज कर देंगे, बट झेलेंगे नहीं। अगर तनख्वाह चाहिए तो अच्छा काम करो। वी विल ओनली सपोर्ट अप टू 30% ऑफ योर डेफिशिएंसी। तो जितना आपका खर्चा 30% व्हील फाइनेंस, 70% अपना खर्चा यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन बेसिकली। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो बिजनेसेस का प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा। तो कभी कभी लोग मेरे से बोलते हैं क्या ये मल्टीनेशनल की एंट्री इंडिया में अच्छी है? बिल्कुल होनी चाहिए। हर सेक्टर में मल्टीनेशनल की एंट्री बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इंडिया में मैकडॉनल्ड्स नहीं था, लोकल बर्गर शॉप वाले बच्चों 50-50 60-60 रुपए का बर्गर बेचते थे। मैकडॉनल्ड आया तो बेचारा रिक्शे वाला भी बर्गर खाने लायक हो गया, नहीं तो दे यूज्ड टू चीट कस्टमर्स, यूज्ड टू चार्ज ह्यूज प्रॉफिट्स। कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग। केएफसी ट्यूसडे को चिकन बास्केट बड़ी सस्ती देता है, तो मैं तो सोच रहा हूं खरीद लूं और वेंसडे को माइक्रो में गर्म करके खा लूं। समझ में आ गया? जब तक पीवीआर सिनेमाज इंडिया में नहीं था बच्चों, आपको एक फिक्स प्राइस पे टिकट मिलती थी। हमारे इलाहाबाद में तो इतने सिनेमा थिएटर्स थे, 60 रुपए 80 रुपए का टिकट देते थे। पीवीआर ने बिजनेस कैसे कैप्चर किया मैं आपको बताता हूं। पीवीआर तो इंडियन ब्रांड है, आपको पीवीआर की स्टोरी शायद पता होगी। दो बिजनेसेस थे, प्रिया एग्जिबिटर्स लिमिटेड, विलेज रोड शो लिमिटेड। प्रिया एग्जिबिटर्स का काम था प्रोड्यूसर से मूवी की रील खरीदना और सो कॉल्ड थिएटर वाले को किराए पे देना। दोनों ने सोचा कि तुम्हारे पास थिएटर ढेर सारे हैं, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर से जुगाड़ बढ़िया है, चलो दोनों मिल जाते हैं। तो पीवीआर बन गया, प्रिया विलेज रोड शो एंटरटेनमेंट लिमिटेड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? मैं धोबी था, मैं
दो भी था, और आप प्रेस बढ़िया करनी जानते थे, चलिए बिजनेस खोल लेते हैं एक साथ, टंबल ड्राई, मैं कपड़ा धो दूंगा, आप इस्त्री कर दीजिएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? तो प्रिया विलेज रोड शो जब इलाहाबाद में आया था बच्चों, 2006 की बात है, 100 रुपए का इन्होंने टिकट रखा, 2 टिकट पे एक कोल्ड ड्रिंक फ्री, 2 टिकट पे कोल्ड ड्रिंक फ्री। तो 200 रुपए में अगर 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक फ्री मिल गई, तो टिकट कितने की कॉस्ट की? 160 की दो, तो एक कितने की हो गई? 80। और 80 रुपए वाले थिएटर में कैसी सीट्स होती थी? बगल में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पता लगा मूवी देखने के बाद दुनिया को पता लग जाएगा कि आप उसी सीट पे बैठे थे जहां रिक्शे वाले ने पान खाया था। इज दैट क्लियर? बड़े गंदे डर्टी फिल्दी सिनेमा थिएटर्स होते थे, एकदम 3D फील होता था, नीचे चूहा जा रहा है आपके पैर से रेंगता हुआ, बिल्ली भी आ रही है। तो लोगों ने सोचा भाई हम इस एलिट सो कॉल्ड कम्युनिटी के साथ तो मूवी नहीं देख सकते। थिएटर्स में एक कारपेट था, सूंघ लीजिए तो मर जाए आदमी, इतनी गंदगी हुआ करती थी। तो पीवीआर ने एक एलिट कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। कस्टमर्स बिकेम मोर डिमांडिंग। चंद्रलोक सिनेमा था, संगीत पिक्चर हॉल इलाहाबाद में था, ये इलाहाबाद के फेमस थे, मतलब जब बने थे अपने जमाने में 80s में, ये पीवीआर से भी बहुत बढ़िया थे, और हजार हजार सीट्स की इनके ऑडिटोरियम्स हुआ करते थे। इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंगली अपने साउंड सिस्टम वगैरह को चेंज किया ही नहीं, पीवीआर को मौका मिल गया लूटने का। समझ में आ गया? पीवीआर सिनेमाज आया, कस्टमर मोर डिमांडिंग, 160 में पीवीआर में टिकट लेकर 2 लोग मूवी देखेंगे, कौन घटिया थिएटर में 80 रुपए मूवी देखने जाए? रिक्शे वाले, धोबी, जमादार पुराने थिएटर्स में जाते थे, हमारे आपके जैसे लोग कहां जाने लग गए? पीवीआर सिनेमाज में। हालत ही हो गई, इलाहाबाद के सारे सिनेमा बंद हो गए, टॉप टू बॉटम लिटरली चिल्ड्रन सब बंद हो गए। थोड़े बहुतों ने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की, बट वो क्वालिटी मेंटेन कर ही नहीं पाए, क्योंकि कस्टमर्स व मोर डिमांडिंग। पीवीआर ने कहा कोई बात नहीं, टिकट थोड़ी सस्ती बेचते हैं, पॉपकॉर्न की बाल्टी 800 रुपए में, तो जितना टिकट में नहीं कमाया उतना पॉपकॉर्न। मैं नहीं खाऊंगा, मेरी वाइफ नहीं खाएगी, चवन्नी अटन्नी जो साथ में गए हैं, मूवी स्टार्ट हुई नहीं, बाबा पॉपकॉर्न। एक बार तो नाचोस लिया 230 रुपए का, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बाद में बाजार गए पता लगा 20 रुपए का पैकेट है, मेरा तो खून जल गया। श्राप दे दिया मैंने उनको, कोविड में बंद सिनेमा इनका। समझ में आ गया? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों की इनकम वगैरह बढ़ गई, आजकल वो रिक्लाइनर सीट का 450 देते हैं, हमारे जैसे और चतुर 2 महीने बाद मूवी देखने जाते हैं, 112 का टिकट खरीद के रिक्लाइनर बैठ जाएंगे जाके, सेल्फ डिमांडिंग कस्टमर मोर डिमांडिंग की जगह। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो बिजनेस एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो कस्टमर्स को पता लगता है व्हाट इज द चेंज बेसिकली। तो इंडियन मार्केट्स हैव ड्रास्टिकली चेंज चिल्ड्रन। वो जमाना था जब दादाजी कमाते थे, एडम स्मिथ का जमाना, पैसा बहुत जरूरी था, दादाजी ने इतना कमा लिया, पापा ने इतना कमा लिया, आप बढ़िया मौज करिए उस पैसे से। तो आप को सो कॉल्ड लग्जरी लाइफ जीने की आदत इसीलिए हो गई है क्योंकि अब अर्निंग इज फॉर लिविंग लग्जरीज, नॉट फॉर नेसेसिटीज एंड कंफर्ट्स बेसिकली। मार्केट ओरिएंटेशन, ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, काफी लिंक्ड है चिल्ड्रन यहां से। अगर आपको लोकल थिएटर 150 का भी टिकट देगा बच्चों, और पीवीआर सिनेमास 280 का भी टिकट दे रहा है, स्टिल यू विल गो वेयर? पीवीआर सिनेमास। समझ में आया कि नहीं आया? तो जमाना था लोग नेसेसिटीज फुलफिल करते थे, आज मार्केट पूरा रिवैम्प हो चुका है चिल्ड्रन। हमारे इलाहाबाद में वो टाटा का एक स्टोर था पहले, वेस्ट साइड, बंद होकर जूडियो खुल गया। जूडियो इज अ चीप ब्रांड बेसिकली, बट स्टिल जो वेस्ट साइड जाते थे वो आज भी वेस्ट साइड जाएंगे ही जाएंगे। कुछ बिजनेसमैन जो कपड़ा बेचते हैं उनको क्या लगता है, वो एक कौन सा महंगा स्टोर है, बार बार नाम भूल जाता हूं, शॉपर स्टॉप, अरे लूट है शॉपर स्टॉप में, लोग तैयार हैं लूटने को भाई, दे आर पेइंग फॉर द ब्रांड नॉट फॉर द लोग। उनको क्वालिटी तो अच्छी होगी, खैर पैसा लूट रहे तो क्वालिटी तो अच्छी होगी होगी। तो मैकडोनल्ड में इसलिए लोग बर्गर खाने नहीं जाते, पिज्जा हट में इसलिए पिज्जा खाने नहीं जाते कि पिज्जा अच्छा है, फोटो खिंचा के स्टेटस पे डालनी है, जलाना है 4 आंटी लोग को मोहल्ले में। समझ में आया कि नहीं आया? तनिष्क लोग क्यों जाते हैं मोहल्ले में घूमे, तो झोला चलता है तनिष्क वाला, समझो, तो ब्रांड का पैसा आप पे करते हैं। एसेंशियल फॉर चेंज, तो मैंने ये टाइम पुराना बिजनेस चल रहा था, गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर चिप्स बेचना है FSSAI नंबर होना जरूरी है, मिठाई बेचनी है तो FSSAI नंबर होना बहुत जरूरी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाने पीने का कोई भी सामान अगले 10 साल बाद चल रहे हैं बिना इस स्टिकर के, बिना इस लाइसेंस के इंडिया में नहीं बिकेगा। एंड द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग रैपिडली। मैं एग्जांपल लेता हूं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, किसी भी स्टोर से गाड़ी खरीदिए,
किसी भी सर्विस सेंटर में गाड़ी सर्विस करा लीजिए, ठेंगा आपसे कोई पूछने आएगा हाउ वाज द एक्सपीरियंस। फोर्ड मोटर्स बच्चों, गाड़ी सर्विस होके आएगी, एक हफ्ते बाद पूछेंगे सर एक्सपीरियंस कैसा था, गाड़ी ठीक चल रही है। क्यों? गिनती की गाड़ी बिकती है इनकी, तो इनको कस्टमर को अभी अट्रैक्ट करना है। कभी आपका नाई आपको फोन करके बोलता है सर मैम 2 मंथ्स हो चुका है हेयर कट के लिए, तो हेयर कट कराने फिर से आ जाइए, कभी पूछता है? बट जावेद हबीब जी के सो कॉल्ड सलून से मैसेज रेगुलरली आता है। समझ में आ गया? संडे को प्रीमियम कटिंग प्राइसेस हैं, 200 रुपीज एनी हेयर स्टाइल। शादी ब्याह में ऑलरेडी वहां भीड़ लगी है, हेयर स्टाइल चार्जेस आर 1200। शादी ब्याह का सीजन बंद है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, एनी हेयर स्टाइल एट ₹99। क्या लोकल नौवा ये सब काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कहां से सीखेंगे आप? हार्वर्ड में पढ़ के। टंबल ड्राई क्या धोबी है? तो है, हाई फाई धोबी है। समझ में आ गया? अन अकेडमी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल आर कनेक्टेड टुगेदर, जो बढ़िया पढ़ाएगा 100% में से 90% टीचर का, 10% हमारा। तो ये सारा आइडिया आपको हार्वर्ड कैम्ब्रिज वगैरह मिलता है। कभी आपने सोचा था कि धोबी इतने हाई फाई क्वालिटी का होगा, किलो के हिसाब से कपड़ा लेगा? ऐसा कभी नहीं सोचा था आपने। समझ में आ गई बात? इंडिया में रेस्टोरेंट में जाइए, सर 1000 रुपए से ऊपर का बिल होगा ना तो आपको 10%, सॉरी, तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का? 4000 का आपका बिल है, कितना डिस्काउंट मिलेगा बच्चों? 200 का। अब यही आप किसी अच्छे हाई फाई रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिसको बिजनेस चाहिए, वो पता है क्या कहेगा? सर 1200 रुपए के 3 बिल बनवाइए आप, और 400 रुपए का एक बिल बनवाइए। मैं तीनों बिल पे तो 200 रुपए का डिस्काउंट लगवा दूंगा। नहीं समझ में आया? तीनों बिल पे, क्योंकि उसको बिजनेस चाहिए और उनकी तो पॉलिसी है। लोकल रेस्टोरेंट छाप क्या सोचता है? निचोड़ लो तौलिए की तरह। समझ में आया? मैं पहली बार KFC गया तो मैंने ऐसे ही बोला, मेरी आदत है बोलने की, ये जो टॉयलेट वाटर है बाबा रामदेव वाला, कोल्ड ड्रिंक मतलब, कैन इट बी रिप्लेस्ड विथ कोल्ड कोल्ड कॉफी? यस सर, व्हाई नॉट। मेरे आगे जो आदमी ऑर्डर ले रहा था कह रहे मेरा भी रिप्लेस कर दो। कह रहे सर आपका बिल हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? कोई ऐसा बोलता है जाके? सर इतना दलितर आप ही हो सकते हैं और कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो उसके बाद से मैंने सो कॉल्ड एक डर्रा बना लिया, जब भी मैं वहां जाऊंगा कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या लूंगा। अब लगता है मेरी बातें लोगों ने सुन ली है ज्यादा, नालायकों ने चार्जेस लगा दिए हैं, 30 रुपए देंगे तो कोल्ड कॉफी मिलेगी आपको अलग से। लॉजिक अंडरस्टूड, बट दे डू इट। बट क्या कोई लोकल बिजनेसमैन ये सब करेगा? नहीं करेगा। किताब बेचने वाला पहले क्या करता था? 5000 का सेट है किताब का, 400 रुपए का कवर, लोग आलसी हो गए, 200 रुपए और तो कवर चढ़ा के दे देंगे। इंसान के पास पैसे हैं, सिर्फ आपको सर्विस देनी आनी चाहिए। समझ में आया? कटहल मिलता है बाजार में 40 रुपए किलो, आंसर कटा हुआ चाहिए 10 रुपए और दे दो, हम काट के भी दे देंगे इसको। आम का अचार डलता है, अभी गर्मी में डलेगा, तो नॉर्मल आम 35 रुपए किलो है, कटिंग का 2 रुपए किलो अलग से चार्जेस लगेगा। तो ये सब आइडियोलॉजी ही सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री को फेमस करती है। समझ में आ गया? आपका टेस्ट है उसी फीस में जो मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, लाइए मैं पेपर अटेम्प्ट कर दूं, 10 गुना फीस और दे दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सारे पॉइंट्स लिख लिए बच्चों ने? वान्या जी, तुषा जी, लिख लिए सारे पॉइंट्स? यस। चलो भाई। सो ह्यूज मल्टीनेशनल्स केम टू इंडिया बच्चों। आपको पेप्सी का एग्जाम्पल तो याद ही होगा। तो पेप्सी इंडिया में आया था 91 में ही, और मनमोहन सिंह जी की फॉरेन पॉलिसी में ये अग्रीमेंट था, जितना कोला कंसेंट्रेट इंपोर्ट करेंगे उतना इक्विवेलेंट वैल्यू का फ्रूट इनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने फ्रूट तो इंडियन फार्मर्स से खरीदे, बट सारे के सारे जाके पैसे क्वेश्चन में फेंक दिए होंगे शायद, क्योंकि अगर ये फ्रूट इनकी कंट्रीज में जाते यूएस में तो वहां इनकी कोल्ड ड्रिंक की सेल कम हो जाती। समझ में आ गया? डाबर वालों ने सोचा कैसे पब्लिक को बेवकूफ बनाएं, कैसे हम सो कॉल्ड जूस बेचें। इन्होंने बढ़िया बढ़िया फल, आलिया भट्ट को, कभी मेरे को, कभी आपको, कभी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। नमकीन का ऐड आता ना, अमिताभ बच्चन जी बीका जी नमकीन खाते हैं, लीवर 10% काम करता हो, बीका जी नमकीन खाएंगे। सब झूठ। ये जो जूसेस आप इतने चाव से पीते हैं ना बच्चों, इसके अंदर पता है क्या होता है? 96% शुगर एंड वाटर, 4% प्रेजर्वेटिव्स, और सर वो फ्रूट पल्प सूंघने भर का, बस, इससे ऊपर नहीं होता है। एक्टिव ये बड़ी ताकत देता है, ठेंगा ताकत देता है। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं है, 2 लीटर एक्टिव पी के और आप सो कॉल्ड दीवार पे घूसा मारिए, देखिए कौन टूटता है।
समझ में आया? सब चीट करते हैं, सब चीट करते हैं। सिर्फ जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है, यू शुड कंज्यूम ओनली दैट, वो भी तब जब आपके दांत टूट गए हो। अगर दांत ठीक काम कर रहे हो तो फ्रूट जूस भी आपको वो सो कॉल्ड ताकत नहीं देगा, वो एडवांटेज नहीं देगा, वो बॉडी क्लीन नहीं करेगा जितना फ्रूट क्लीन कर देगा। फ्रूट बेसिकली ब्रश की तरह भी काम करता है थोड़ा सा। अब सुबह उठ के फ्रूट ऐसे मलने लग जाना, हमको ब्रश कर रहे हैं, मैंगो फ्लेवर टूथपेस्ट है हमारा। समझ में आ गया? तो जब आप बेवकूफ बनाएंगे तो पब्लिक तो बहुत दिमागदार है। तो जितने भी ऑनलाइन एप्स हैं चिल्ड्रन क्लास के, चाहे जूम हो, चाहे सिस्को का वेबएक्स हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स हो, एक भी इंडियन है चिल्ड्रन? हमारा तो इंटरनेट चलना बंद हो जाता है बीच बीच में, तो कहां से ये सपोर्ट करेंगे बेसिकली? इवन आईआईटीज और आईएम्स भी इन्हीं सबसे सर्विसेज लेते हैं, सर्वर पे अलग से एक लाइन लेते हैं। व्हाट इट क्लियर? जितने ट्रांसपॉन्डर्स आपको नजर आते हैं मोबाइल फोन के टावर पे, कोई नोकिया बनाता है, कोई सेमेंस बनाता है, कोई सैमसंग बनाता है, कोई मोटरोला बनाता है, कोई एटीएनटी बनाता है, सब अमेरिकन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज हैं, क्योंकि यहां वाले सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। गॉट इट? हाँ, ग्लूकॉन डी चीनी है वो भी, और कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉल थोड़ा सा ठीक है। समझ में आ गया? बाकी सब चीनी है, बेवकूफ बनाते हैं। वो ब्लड डोनेट करने आप जाएं, आप तो कभी गए नहीं होंगे, मैं तो बहुत बार जाता रहता हूँ, कॉफी दे देंगे आपको। कौन सी कॉफी होती है? पाउडर वाली। समझ में आ गया? और सोचा था मेदांता में थोड़ा बढ़िया मिलता होगा, सैंडविच देते हैं ब्रेड वाला, और उन्होंने कैंटीन खोली हुई है, छोला भटूरा, मोमोज, बर्गर, ये सब खिलाते हैं, ताकि वहां खाएं और फिर हमारे यहाँ जमा हो जाए कोलेस्ट्रॉल के लिए। आप समझ? हाँ, कुछ नहीं होता। आप जितना भी, किसी से कुछ नहीं होता है, आई रिपीट चिल्ड्रन, किसी से कुछ नहीं होता है। वो इंजेक्शन ठुकवा लिए सबने, 2-2 3-3 डोज, कोविड नहीं होगा। इम्यूनिटी इज नॉट अ गेम ऑफ वन डे, इट टेक्स ईयर्स एंड जनरेशंस टू बी डेवलप। आई रिपीट, इट टेक्स ईयर्स एंड जनरेशन। मुंबई का नाम सुना होगा? धारावी में इन्फेक्शन रेट वॉज 0.43 टू 0.47%, इतना कम। और आपके मोहल्ले में 93% रहा होगा। क्यों? नाली घर के बाहर बह रही है, उसी में इनके बच्चे खेलते कूदते हैं। कोविड डर के भाग गया, मेरी यहाँ कोई औकात नहीं है, मेरे पप्पा है यहाँ पे। तो समझ में आ गया? उनको वैक्सीनेट करके उनके ब्लड से वैक्सीन बना लो, मैं तो कहता हूं, और वो ठोक दो सबको। या धारावी वालों को बुला के दांत कटवा लो एक बार बस, जो भयंकर इम्यूनिटी मजबूत होगी, किसी से नहीं होगी। तो सब बकवास है बच्चों, सब बकवास है। I remember my grandfather died at the age of 72 years after operating from hernia, and he had other problems due to family divisions and all that. But इन्होंने शायद ही कभी चश्मा यूज किया, और इनको एक थोड़ा सा डायबिटीज था, और इन्होंने जिंदगी भर देशी घी की खाई, कचौड़ी और सब खाना खाया। हमारे घर बस ये क्या कहते हैं, सरसों का तेल और रिफाइंड कभी आता ही नहीं था, इट वॉज बैंड बेसिकली। बट कौन सा देशी घी? जो घर में क्रीम से दूध से निकाला जाता है। बाजार वाला तो पूरा प्रिजर्वेटिव वाला होता है, तो उससे तो कैंसर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लगने लग गया। चाहे आप पूरा घर का ही खाना खाएं, और भी तो सिरिंज लगा लगा के उगाई गई है ना लौकी, लौकी को लौका बनाया गया है, सिंपल एज दैट। चलते हैं भाई आगे। रिडक्शन इन बजटरी एक्सपेंडिचर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोल दिया गया भाई अपनी दुकानदारी खुद चलाओ, हम आपको जरा भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ढेर सारे लोग इनका पैसा लेके भाग गए। इन्होंने मेरे और आपकी जैसी भोली जनता को कैसे परेशान किया? एसएमएस चार्जेस लगाकर, पासबुक अपडेशन चार्जेस, बैंक स्टेटमेंट चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। गलती से मैनेजर के सामने छींक दिया, उसके भी चार्जेस है, 25 रुपए एक बार छींकने के, 10 रुपए 2 बार खांसने के। क्यों? पब्लिक पैसा लेके भाग गई है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो कैसे बढ़ाया जाए? तो ईदर इट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड मेनी मोर चिल्ड्रन, मेनी मोर। तो ये जितने के जितने सब लॉस में जा रहे हैं। इवन इलाहाबाद में भी एक था हमारे, बीपीसीएल, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, यहाँ पे सिलेंडर्स और ये सब चीजें, कंप्रेसर वगैरह बनाए जाते थे। जब फॉरेन कंपनीज ने अपनी टांगे इंडिया में पसारी, नेताओं को घूस दी, नेताओं ने उनके ऊपर टैक्सेस कम किए, इनकी चिंता ही नहीं की। इनकी प्राइसिंग ज्यादा थी, तो इनका बनाया हुआ कंप्रेसर बाजार में महंगा हो गया, और चाइना छाप सस्ता। तो काफी एसी कंपनीज और दूसरी मशीनरी कंपनीज उनके कंप्रेसर्स और मशीनरी प्रोडक्ट्स खरीदने लगे, इनके बिकने बंद हो गए। तो इनकी अल्टीमेटली कंपनीज चली गई बच्चों लॉस में, एंड फाइनली क्लोज्ड। कोविड टाइम पे इन्होंने कुछ सिलेंडर वगैरह बनाए थे, बट अब इनके दिन अच्छे आ गए हैं।
हिंदुजा ग्रुप ने लगभग इनकी 1000 एकड़ वगैरह जमीन कुछ है वो अक्वायर कर ली है, और यहाँ पे सुनने में आया है कि ईवीज का और बैटरीज का और सोलर प्लेट्स एंड ऑल दैट को प्लांट इलाहाबाद में लगाने वाले हैं। तो हिंदुजा ग्रुप वही है जिनका इंडिया में अशोक लेलैंड के नाम से ट्रक्स चलते हैं। चिल्ड्रन, सुनाई पड़ गई बातें? पक्का? सो पीएसयूज को बोला गया कि भाई अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करिए, एल्स दुकान बंद करके चले जाइए आप, हम आपको और ज्यादा ढोएंगे अब बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। So let's continue further to this. इंक्रीजिंग कंपटीशन, एयरटेल और वोडाफोन बहुत बढ़िया चल रहे थे। एयरटेल वाले लेते थे 1 महीने के प्लान का 1500 रुपए से लेकर हाउ मच चिल्ड्रन? 1700 रुपए। मुकेश अंबानी जी चले आए जियो के साथ 99 रुपीज में, 6 मंथ्स का टेस्टिंग पीरियड था इनका, फुल सर्विस इन्होंने दी। फुल सर्विस टेस्टिंग पीरियड में अलाउड नहीं होता किसी कंपनी को फुल सर्विस देना, बट भाई सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जान पहचान थी लीगल लॉबी में, फ्रॉम होम टू सो कॉल्ड डरो। उसके बाद प्लान आया 399 रुपीज फॉर अ 84 डे रिचार्ज। इनका कितना था? 4500 रुपए। एक जगह 4500 और एक जगह 399। कौन सा प्लान आप लेंगे? कौन सा प्लान लेंगे? जियो। ये सब बेचारे हो गए मरो। समझ में आ गया? इन बेचारों ने तो लोन इतना ले लिया तनख्वाह देने के लिए, 20,000 करोड़ रुपए की इंडेटनेस चढ़ गई इनके ऊपर। तो मार्केट में कंपटीशन आया, टेलीकॉम सेक्टर, एयरलाइन एंड बैंकिंग, बट यहां पे तो लोकल ने ही कॉम्पीट कर दिया सबको। नॉर्मली इंडिया में पिज्जा 300 रुपए का मिला करता था, डोमिनोज की चालबाजी देखिए, पिज्जा एट 49 रुपीज। क्या मिलता है 49 में पता है ना आपको? छोटा सा 4-5 इंच 6 इंच का पिज्जा बेस, सॉस लगा देंगे, 2 टुकड़ा प्याज का डाल देंगे, वो जो 900 वाले में से बच के गिरा था ना वही, और थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का चीज नहीं होता बच्चों, वो इट इज मेयोनी सॉस बेसिकली। जो आपको लगता है ना 49 वाले पिज्जा में चीज होता है, ठेंगा चीज होता है, उसमें सिर्फ मेयोनी सॉस होती है। तो 49 रुपए के अट्रैक्शन से इन्होंने लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल और सब कुछ बढ़ा दिया। इसकी तो बेचारे की दुकान ही बंद हो गई। और जो अकलमंद लोग हैं वो डोमिनोज में भी 399 का पिज्जा खाते हैं, और जो जीनियस लोग हैं वो घर में बना लेते हैं मेरी तरह। घर में आपको 40 रुपए में बन जाएगा बढ़िया पिज्जा। समझ में आ गया? जो दादाजी के लिए मटर पनीर की सब्जी बनी है ना, उसी में थोड़ा सा पनीर निकाल लो। जो मौसी जी के लिए आलू की सब्जी बनी, उसी में थोड़ा सा आलू निकाल लो, पिज्जा में डाल लो। ओके? हाँ, पिज्जा में डाल सकते हैं, कुछ भी डाल लो पिज्जा में, कूड़ा ही तो खाना है, कैसे भी खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 49 रुपए की प्राइसिंग अट्रैक्ट्स द पर्सन। समझ में आ गया? मैकडोनल्ड 20 रुपए में बर्गर, बट फ्रेंच फ्राइज कितने मिलेगा? 99। लार्ज फ्रेंच फ्राइज, ऐसे लगता है पूरा ट्रक भर के मिलेगा, और वो 99 वाला 2 रुपए का होता है मुश्किल से। इससे ऊपर का क्या 2 आलू है मुश्किल से? इससे ऊपर आलू होता ही नहीं है। किस बात का पैसा है? ब्रांड का। बट हम क्या करें, हम इतना अटैच होते हैं ब्रांड से, पेरेंट्स से इतना अटैच नहीं हो पाते हैं। नहीं सर, नहीं गए ना सर, पिछड़ी जाति एवं जनजाति साबित हो जाएंगे सर, लोग मोहल्ले से निष्कासित कर देंगे सर, स्कूल वाले स्कूल में नहीं घुसने देंगे, टास्क लिखवा देंगे डायरी में, आई विल गो टू मैकडॉनल्ड 50 टाइम्स। तो इसलिए ये ब्रांड है। तो इंडिया में यही प्रॉब्लम था, हॉस्पिटैलिटी के चक्कर में हम ब्रांड नहीं डेवलप कर पाए, लूट नहीं पाए लोगों को। तो यहाँ पे ब्रांड सुपरसीड कर गया हॉस्पिटैलिटी के ऊपर। मम्मी बोल रही हैं बेटा मैं आलू की सब्जी बना के पराठे में रैप करके तेरे को देती हूँ, नहीं मैं तो काठी रोल खाऊंगा ताज का, 99 रुपीज का है। समझ में आ गई बात? सो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन पॉइंट इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए, कस्टमर्स बिकेम मोर डिमांडिंग। किसी जमाने में घर में एक लैंडलाइन हुआ करता था, आज 10 मोबाइल होते हैं, तो ऑटोमेटिकली खर्चा तो हमारा बढ़ ही गया। अब किसी जमाने में लोगों के घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होता था, आज उस घर में 5 बच्चे हैं, एंड एवरी चाइल्ड ओन्स 1 टैबलेट। व्हाई कस्टमर्स बिकेम मोर डिमांडिंग? सिंपल सा जवाब है बच्चों, पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडियन पेरेंट हैज इंक्रीज्ड। आपकी दादाजी की जनरेशन तक 100% आई कैन से 1 मैन शो घर में था, 1 person used to earn and he or she has to feed at least 5 to 7 people। पैसा इतना नहीं होता था कि ऐशो आराम पे खर्च किया जाए। दादाजी के बाद जो पापा वाली जनरेशन आई,
उसमें लगभग 50 to 70% घर में कमाने वाले कितने लोग हो गए बच्चों? दो। पहले बच्चे भी ढेर सारे होते थे, इनकी क्रिकेट टीम है तो दूसरों की बास्केटबॉल टीम बन गई, 6-6 7-7 बच्चे। अब बच्चे भी हार्डली एक और दो ही होते हैं, हम दो, हमारे दो, बाकी सब छोड़ दो। समझ में आ गया? कमाई डबल, जनसंख्या आधी, तो 4 टाइम्स आपकी परचेजिंग पावर हो गई कि नहीं हो गई? कैसे सर? अरे पहले 100 रुपए कमाई थी घर की और 4 लोग पे खर्चा होता था, अब 200 रुपए कमाई और 2 ही लोग पे खर्चा हो रहा है मान लीजिए, तो आपकी कमाई की परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 4 टाइम। पापा मैं टैबलेट ले लूं? ले लो। समझ में आ गया? वाइफ कह रही मैं साड़ी खरीद लूं? खरीद लो। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, तो परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज्ड। जब इस बात को इकोनॉमिक एनालिसिस में लाया गया तो मल्टीनेशनल्स ने सोचा जितनी पॉपुलेशन इस लालची देश में है, एक मोबाइल के होते हुए भी लोग दूसरा मोबाइल खरीदने से पहले डरते नहीं है। यहां शादी एक होने से पहले दूसरी बीवी के नहीं डरते लोग, तो मोबाइल की क्या बात है? गॉट इट क्लियर? एक गाड़ी थी घर में बहुत बढ़िया, मम्मी को जाना है किट्टी पार्टी, पापा को जाना है ऑफिस, बच्चों को जाना है स्कूल, एक और खरीद लें क्या? MG हेक्टर अवेलेबल एट 6.99 lakhs ओनली। बट जब आप शोरूम में जाते हैं ना तो 12 लाख वाली खरीद के चले आते हैं, क्योंकि आपको 6.99 लाख वाली पसंद नहीं आती है। समझ में आ गया? ज्यादा मोबाइल का चलन बढ़ा, ज्यादा टीवी का चलन बढ़ा, चश्मे का भी चलन बढ़ गया। तो वन थिंग ब्रीडेड मेनी थिंग्स, और इन सब के पीछे हाथ किसका है? पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया, मतलब पर कैपिटा इनकम। पहले घर में एक टीवी होता था, आई रिमेंबर चिल्ड्रन, हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी अप टिल 1991। मनमोहन सिंह जी ने पॉलिसी बनाई, हमारी फैमिली डाइवर्ट हो गई। एक टेलीविजन सेट था सोनी कंपनी का, इंपोर्टेड, हांगकांग से आया था 1985 में, बेसिकली कलर टीवी। रामायण आया करती थी, पूरा 15-16 लोगों का परिवार एक साथ बैठ के रामायण देखता था। आज सब मरे रहते हैं अपने अपने मोबाइल में, अगर आप 4 दोस्तों को भी देख ले कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल पबजी खेल रहे हैं। गॉट इट क्लियर? तो क्या हो रहा है? सोशल नेटवर्किंग तो है बट एक्चुअली सोशलाइज कर नहीं रहे हैं। अब घर में अगर 5 रूम्स हैं तो 5 टीवी हैं। पहले 29 इंचेस का टीवी जिसके घर में होता था बड़ा रईस माना जाता था, अब 55 इंच से कम तो लेंगे ही नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स क्यों हुए? ड्यू टू व्हाट चिल्ड्रन? पर कैपिटा इनकम। तो आपसे पूछा जा सकता है असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस में, ड्यू टू द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड एडवेंट ऑफ मेनी, सॉरी हाँ अच्छा ये बोल सकते हैं, एडवेंट ऑफ मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, अ वाइड चॉइस इज अवेलेबल, मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ये असर्शन है। रीजन? इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो आपसे पूछा जाएगा सो कॉल्ड पिज्जा और बर्गर दोनों अच्छे हैं, पिज्जा बर्गर में दोनों में गड़बड़ी है, पिज्जा अच्छा बर्गर खराब, पिज्जा अच्छा है और बर्गर उसका टेस्ट दे रहा है, मतलब बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट। assertion is correct, reasoning is wrong, assertion is correct and reason is the correct explanation of the assertion। आंसर सी। सी से समझ गए? समझ में आ गया? तो ये सब पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मेरी एक्स्ट्रा बकवास पे ध्यान बहुत देना है आपको। मार्केट ओरिएंटेशन, पहले तो घर में ऐसा नहीं होता था, चलो संडे को बाहर खाना खाने चले, पैसे बढ़ गए, लोग कामचोर हो गए, आओ संडे को खाना खाने बाहर चले। पैसे होते ही नहीं तो कैसे गाड़ी में लग के सब लोग जाते हैं। तो मैं कालू टिक्की की स्टोरी मैंने आपको बताई थी चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, शैम्पू लोग लगाते होंगे बाल में। व्हेन शैम्पूज वर लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया का शायद पहला शैम्पू हेलो था, दूसरा वो चिक आया था। समझ में आ गया? आजकल वो स्ट्रीक्स और वो मैट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या प्रोफेशनल शैम्पूज हैं, वो लुटेरे ब्यूटी पार्लर सलून वाले ज्यादा चिपकाते हैं सब। गॉट इट क्लियर? हाँ, गार्नियर भी है, डव भी है, लोरियल, लो फेक टीशियस, ये सब भी चलता है आजकल। हेलो का शैम्पू अभी रीलॉन्च हुआ है बच्चों, अभी रीलॉन्च हुआ है, इंडियन कंपनी थी। पहले कंपनीज क्लेम करती थी कि अंडा डाला था इसमें, कुछ को ऑमलेट खाने का मन किया, घर में अंडा नहीं था, तवे पे शेलो हेलो शैम्पू ही शायद बिछा लिया करते थे। तो ये जो शैम्पू थे इंडिया में बहुत बिकते थे, बट मैक्सिमम लोग बॉटल खरीद नहीं पाते थे। तो पता है कंपनीज ने क्या चतुराई की? जो घटिया शैम्पू फैक्ट्रीज में बच जाया करता था उसको सैशे में भर देते थे। इसीलिए अगर आप सैशे का 5 ml का प्राइस बॉटल के साथ कंपेयर करें
आपको लगेगा बॉटल तो 30-40% महंगी है, वो महंगी बच्चों क्वांटिटी की वजह से नहीं हो, महंगी क्वालिटी की वजह से है। तो सर क्या करें, बॉटल खरीदें? दही लगा लीजिए बच्चों, उससे अच्छा कंडीशनर धरती पे नहीं है। सर बगल में कोई बैठेगा नहीं हमारे फिर क्लासरूम के अंदर। समझ में आ गया? आई रिमेम्बर बचपन में हमें दही से नहलाया जाता था, बड़ी स्मेल आती थी, कभी कभी लगता था हफ्ते भर नहाओ ही ना, फिर और ज्यादा स्मेल आती थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल अप्लाई कि अच्छा दही लगा दो। तो जमाने में शैम्पू नहीं हुआ करते थे 80s वगैरह में, और आज भी गांव वगैरह में आप देखें तो वो रीठा और पता नहीं क्या क्या लोग बना के खुद बनाते क्या। हाँ शिखा खाई, मेरे लोगों को हांगकांग एंड शंघाई की बात कर रही है संचिता जी। हाँ ये सब चीजें डाल के लोग अपना सो कॉल्ड लोकल शैम्पू बनाते हैं और वो बालों को नुकसान नहीं करता। तो आजकल जो सो कॉल्ड कम उम्र में लोगों के बाल वाइट हो जाते हैं, व्हाट इट क्लियर, वो इन्हीं सब चीजों से होते हैं, क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है बेसिकली। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। और आजकल काफी लोग चुड़ैल रूपी बाल बना लेते हैं, पिंक कलर ब्राउन कलर, ऐसा लगता है वो फैंसी ड्रेस है, या करंट लग गया उनके बालों को, जल वल गए। तो दिस इज कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। तो जो सैशे भी आया था किसके लिए आया था? इंडियन कस्टमर्स मेजोरिटी कहां पे रहते हैं बच्चों? रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में जनरली पर कैपिटा इनकम इज लेस, तो उनकी परचेजिंग पावर भी होती है थोड़ी सी कम। समझ में आया? तो इस वजह से पीपल डिपेंड मोर ऑन चीप गुड्स, इसीलिए सैशे वगैरह बनाए जाते हैं। समझे बात को? पक्का? चलिए। नहीं, तो अनुष्का जी का सवाल है कि मैक आलू टिक्की इंडिया में इसलिए आया कि मैक्सिमम कस्टमर्स वेजिटेरियन है। नहीं, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में क्या ना एक फैसिनेशन है, इंटरनेशनल है, इंपोर्टेड है तो बढ़िया ही होगा। ये ब्रांड आइडेंटिटी मैकडॉनल्ड्स को इंडिया में एक्सेप्टेंस देने लग गई। बट जब लोगों ने बर्गर खाना पसंद किया, मतलब खाना स्टार्ट किया, तो उनको पसंद नहीं आया टेस्ट की वजह से। कभी आपने पास्ता खाया है बच्चों? मैं चैलेंज करता हूं कि आप जर्मनी सॉरी किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके पास्ता खा लीजिए, पहले स्पून के साथ ही उल्टी करने लग जाए, इतना गंदा टेस्ट होता है। हमारे इंडिया में पास्ता में थोड़ा इंडियन फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है, इसलिए वो अच्छा लगता है, स्पाइसेस होती हैं। ओरिजिनल चाउमीन खा लीजिए आप चाइना का, 2 कौड़ी का लगता है, ऐसा लगता है गैया है आप, कच्चा खाना खा रहे हैं। सूप पी लीजिए, लगेगा गर्म पानी ढकेल रहे हैं आप, एकदम 2 कौड़ी की है सब चीजें। बट इंडिया में बढ़िया मिर्चा मिर्चा डाल के खिलाओ जरा। अभी वो चाट आती है, खिला दीजिए किसी अमेरिकन को ना, ड्रैगन की तरह आग फेंक दे मुझे बताइएगा। तो इंडियंस सो कॉल्ड, नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा कोल्ड टेरेन भी था, इसलिए थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ की चीजें फर्क है। बीच में मैकडोनल्ड ने एक मैकेग इंट्रोड्यूस किया था, और एक वो डोसे और सांबर वाली कौन सी चटनी वटनी लेके चले आए थे, गॉट इट क्लियर? तो ये मैकडोनल्ड्स इंडिया में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को चेंज करता रहता है। जितना मैकडोनल्ड्स का मेन्यू चल रहा है आपको इंडिया में मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूं यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं है ऐसा, इट्स टोटली डिफरेंट। आई रिमेंबर 2006 आई वेंट टू चंडीगढ़, और वहां पे मैंने मैकडोनल्ड्स में एक डिश ट्राई की थी, वो जैसे पिज्जा होता है, तो मैदे का ही बेस था पूरा, और उसके अंदर चिकन नगेट्स, नवरात्रि नहीं बोलना चाहिए बट कोई बात नहीं, चलिए, चिकन नगेट्स एंड ऑल दैट दे सर्व्ड। तो फिर मैंने इलाहाबाद आके पूछा भाई आप वो सर्व नहीं करते हैं? कह रहे नहीं सर, कॉन्टिनेंटल मेन्यू होता है यहाँ पे, अलग अलग जगह का भी अलग अलग हिसाब से डिसाइडेड होता है। और फिर मैं फिर 4-5 साल बाद चंडीगढ़ गया, तो वहां पे मेन्यू बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि कस्टमर उसकी डिमांड उतनी करते ही नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो डोसा भी मिलता है वो वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसे साउथ इंडिया में मिलता है। आप साउथ इंडिया में डोसा खाएंगे, सांभर खाएंगे, टेस्ट नॉर्थ इंडिया से फर्क होगा। समझ में गया? वो सांभर आप खा ही नहीं पाएंगे जो साउथ इंडिया के लोग खाते हैं, उसमें 5-6 दालें मिली रहती हैं, हमारा तो भाई बेसिक अरहर की दाल होती है बेसिकली। गॉट इट? तो कस्टमर नीड्स के अकॉर्डिंगली दे मेक देयर प्रोडक्ट्स। आईफोन ले लीजिए, आईफोन में क्रैश टेस्ट होता है जो सैटेलाइट कनेक्टेड होता है। इंडिया में क्योंकि सैटेलाइट की परमिशन नॉर्मल पब्लिक को नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस, इसलिए इंडिया में आईफोन में वो सिस्टम काम करता ही नहीं है। तो अगर आपका आईफोन यूएस मैन्युफैक्चर्ड है, गॉट इट क्लियर, या फॉक्सकॉन कंपनी में बना चाइना के अंदर यूएस सप्लाई के लिए, आई रिपीट, फॉक्सकॉन कंपनी चाइना में बना यूएस सप्लाई के लिए, तो आपको उसमें वो फीचर मिलेगा, बट इंडिया में वो काम नहीं करेगा। और अगर इंडिया सप्लाई के लिए बना है तो यहाँ पे वो काम ही नहीं करेगा। और आप अगर इंडियन सप्लाई वाला सामान खरीदेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, इंडियन सप्लाई ये सस्ता होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, बट यूएस सप्लाईज जो होंगी वो जल्दी खराब नहीं होंगी, क्योंकि वहां पे कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए, तो ऑन टू द लास्ट, एसेंशियल फॉर चेंज, ये चीज तो
विदेशी कंपनियों ने ही सिखाई। जनरल वार्ड में जमा है, एडमिट है मतलब भर्ती है, तो ग्लूकोज की बोतल लेटस से 50 रुपए की, प्राइवेट वार्ड में है तो 200, आईसीयू में है भगवान के काफी करीब तो 500। एक ही कंपनी के तीनों प्रोडक्ट्स हैं बच्चों। सबसे सस्ता कौन सा होता है? व्हील, उससे महंगा रेन, और सबसे महंगा सर्फ एक्सेल। एक ही कंपनी है सर, क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तनिष्क 22 कैरेट, कार्टलेन 18 कैरेट, मिया 6 और 8 कैरेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दीज आर द डिफरेंसेस। लॉजिक समझ में आया बच्चों? क्लियरली अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? पक्का? तो मैं भी यही करूं, मैं भी यही करूं। आपके पापा का आईटीआर अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है, एक्स फीस है, 30 लाख रुपए से ऊपर है, एक्स स्क्वायर, 1 करोड़ से ऊपर है, एक्स इन्फिनिटी। जैसा देश वैसा बेस, जैसा कस्टमर वैसी उसकी प्राइस। समझ में आ गया? ये चीज हमको गोरो ने ही सिखाई है बेसिकली। इसको मोनोपोली में बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उबर में होता है ना, हैचबैक ऑर्डर करेंगे तो पैसा कम है, सेडान ऑर्डर करेंगे तो पैसा ज्यादा है। लॉजिक अंडरस्टूड? चलो समझ में आ गया बच्चों? और ऐसा बहुत कंपनीज करने लग गई हैं। अगर आप स्पाइरल बाउंड रजिस्टर खरीदते हैं मेरी कंपनी का 55 रुपए, स्पाइरल बाउंड में अगर मैं क्लासमेट की बैजिंग कर दूं तो कितने का बन जाता है? 75। हार्ड बाउंड कर दूं तो 125। खाएंगे रजिस्टर को? यही वाला ले लीजिए, काम खत्म। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? हाँ यस। एग्जाम्पल ये है कि प्रोडक्ट एक ही कंपनी का है, क्वालिटी में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से उसका दाम बढ़ा दिया। बच्चों निसान कंपनी का नाम सुना है? वेरी गुड। आपने रेनॉल्ट का नाम सुना होगा? वेरी गुड। और आपने डैटसन का नाम भी सुना होगा चिल्ड्रन? वेरी गुड। ओनर इज सेम। द घटिया वंस आर सोल्ड इन द नेम ऑफ डैटसन। मुक्का मार दिए, कार पिचक जाए। थोड़ी सी बढ़िया वाली रेनॉल्ट के नाम पे, और सबसे लुटाऊ वाली निसान। हुंडई का नाम सुना है आपने बच्चों? ऑडी का नाम सुना है? ऑडी का पैसा लगा है हुंडई पे। तो अगर आप ऑडी गाड़ी खरीदते हैं भाई लाखों करोड़ों में आती है, हुंडई खरीदते हैं तो थोड़ी सी सस्ती है। ऐसे ही मारुति करता है। अरीना शोरूम में जो गाड़ियां बिकती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं, और नेक्सा शोरूम में जो गाड़ियां बिकती हैं थोड़ी महंगी होती हैं। ब्रांड वैल्यू। व्हाट? ब्रांड वैल्यू। समझे इस बात को? तो रेस्टोरेंट में भी है, टेरेस पे बढ़िया एम्बियंस में खाना खाएंगे तो थोड़ा सा महंगा है, नॉर्मल रोड साइड पे अगर टेबल चेयर पे बैठ के खाएंगे थोड़ा सा सस्ता है। ब्रांडिंग। समझ में आई बात की नहीं? डायमंड जब हमारे देश में लोकल ज्वेलरी वाला बेचता है, इयररिंग्स बेच रहा है, तो उसका जो स्क्रू होगा वो गोल्ड का होगा, और गोल्ड वाला बेच रहा है तो उसका स्क्रू स्टील का और नॉर्मल प्लास्टिक का रहता है। बट तनिष्क गोल्ड पूरा ही बेचता है, इसीलिए उनके प्राइसेस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ब्रांडिंग की बात है। समझे बात को? आपने देखा होगा शैंडलर्स और टेबल लैंप्स और लैंप्स आते हैं चिल्ड्रन, जो प्योर वुड का स्टैंड होगा वो महंगा होगा, प्लाई कोई काट के वुड का शेप दे दिया तो थोड़ा सा सस्ता होगा। लाइक दिस दे मेक द ब्रांड वैल्यू चिल्ड्रन। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है बिल्कुल पूरा ही समाप्त। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट तो आप समझ ही गए क्यों सैमसंग ने इंडिया में करोड़ों का प्लांट सेटअप किया चिल्ड्रन? नहीं बता पाएंगे? सैमसंग ने इंडिया में क्यों करोड़ों का प्लांट सेटअप किया? डिमांड तो थी, बट क्यों करोड़ों का प्लांट सेटअप किया? अरबों का क्यों नहीं किया? उतनी नहीं थी। या सैकड़ों का क्यों नहीं किया? क्योंकि उतनी कम भी नहीं थी। तो हम वो कंट्री ढूंढते हैं जहां पे हमारी कॉस्टिंग एज अ मैन्युफैक्चरर कम हो। अब इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स बोले सैमसंग वालों से बात की, हमसे कर लेते एक बार, तुम तो नक्शा मार रहे थे, नहीं वहां नहीं आएंगे वहां नहीं आएंगे। सैमसंग को मार्केट कैप्चर करना था, हमने उनको अपॉर्चुनिटी दे दी। ऐसे ही टाटा के साथ हुआ था। वेस्ट बंगाल से जब उन्होंने प्लांट हटाया तो कहां ले गए प्लांट? गुजरात। अगर मायावती जी ने अप्रोच किया होता तो शायद वो प्लांट यूपी में लगा होता, और यूपी की तरक्की थोड़ी सी और हो गई होती। अंडरस्टूड चलन? तो पीपल अंडरस्टूड बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? कर लेंगे बिजनेस? पक्का? चलिए, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है।
मम्मी ने बुटीक खोला, घर के बाहर वेरांडा में टेलर बिठा दिया, 500 रुपए से ऊपर कोई सिलाई देगा नहीं, बढ़िया एसी वेसी लगवा दिया, एकदम कंप्यूटर रख दिया, पूरा मेजरमेंट कस्टमर का डिजिटली है, समझ में आ गया, और उसके बाद एलईडी लाइट, सब कुछ, एक बढ़िया एसी ट्रायल रूम, होम डिलीवरी, चिपकाओ, 900 रुपए स्टिचिंग चार्ज, सब आंटी देके जाएंगी पैसा। तो आपको थोड़ा सा हाई प्रोफाइल अपने बिजनेस को बनाना पड़ेगा, थोड़ी ब्रांड वैल्यू। टेलर से मम्मी बोल रही है कोई भी आएगा 15 दिन से पहले कहना मत कि ऑर्डर डिलीवर होगा, भाभी जी हम तो खाली, जितना बोलने से उतना बोलना है बस, क्योंकि बहुत जल्दी अगर स्टिचिंग करके मिल जाए तो खाली है टेलर एकदम, समझ में आ गया? नहीं हमको तो बहुत जल्दी चाहिए था 3 दिन में, ठीक है फिर इसके स्टिचिंग चार्जेस 1200 रुपए हैं, समझ में आ गया? तो ब्रांड वैल्यू आपको बनानी पड़ेगी। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।